सभी को नमस्कार। आज 3 दिन बाद में शायद अपनी क्लास हो रही है और आज ग्रेड सेकंड का जो हमने फाइनल पेपर लिया था पूरे राजस्थान भर में, ऑफलाइन ही पेपर हमने आयोजित किया था। इस पेपर का मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा क्योंकि इसमें जो मैंने 20% बनाए हैं साइकोलॉजी के, ये पूरा पेपर ही बहुत शानदार पेपर बनाया है हमने। बट इसमें जो मनोविज्ञान के प्रश्न बनाए हैं वो एकदम जो आपका लेटेस्ट आरपीसी का पेपर हुआ था उसको एकदम से फॉलो करते हुए मैंने इस पे को बनाया था। तो एक प्रकार से आपको झलक लगेगी कि यदि मान लीजिए ये पेपर आपके एग्जाम में आता है और मनोविज्ञान के ऐसे प्रश्न आते हैं तो वहां फिर आपकी क्या परफॉर्मेंस रहेगी, ये चीज समझनी है। उससे पहले मैं 2 से 3 दिन बाहर था और एक बड़ा मुद्दा फिलहाल राजस्थान में चल रहा है। मुझे लगता है कि आप सब लोग मेरी राय जानना चाहते हैं कि सर क्या है। सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि ग्रेड सेकंड में 4037 पद बढ़ाए गए। 4037 पद मतलब विज्ञप्ति एग्जाम होने से जस्ट 10 दिन पहले आप पद बढ़ाते हो। बहुत सारे बच्चे पदों की संख्या देखकर कि यार ग्रेड सेकंड में वैकेंसियां नहीं है, कौन करेगा, और अचानक से पता चलता है कि आपके 10,000 प्लस पद हो गए हैं। मतलब 62% पदों की वृद्धि हो गई, जो पहले 50% का नियम था। यद्यपि सरकार ने विज्ञप्ति के बाद इसको 100% कर दिया था कि पदों की अभिवृद्धि जो है, ग्रोथ है, वो 100% की जा सकती है। लेकिन शुरुआती दौर अलग था, ये बाद में अलग था। अब आपके दिमाग में है कि सर आपकी क्या राय है, हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई। कुछ बच्चे तो ये कह रहे हैं कि सर 3-4 दिन से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा। यूट्यूब पे पता नहीं कितने लोगों ने कुछ बोल दिया। देखो, यूट्यूबर्स से मैं हो या कोई और, सब जो भी ऐसे बिंदु होते हैं उनके ऊपर अपनी राय दे देते हैं और आप लोग उन सबको सुन सुन के कंफ्यूज हो जाते हो। मेरी पहली चीज आप ध्यान से सुन लिएगा, यदि मैं आपकी जगह होता, चाहे ये खबर कितनी बड़ी वायरल होती, मैं केवल और केवल ये दिमाग में रखना कि आरपीएससी ने एग्जाम कैलेंडर जारी कर रखा है, मतलब एग्जाम ऑन टाइम पे है। और जो वर्तमान आरपीएससी के सचिव है रामनिवास मेहता, मैं आपको पहले बता देता हूं उनकी कार्यशैली इसको लेकर बहुत क्लियर है। वो कोई भी हाल में एग्जाम को या इन चीजों को लेकर पोस्टपोन नहीं करना चाहते। हाँ, केवल एक शर्त पे कि बहुत सारे जो नए बच्चे हैं जिन्होंने इसकी तैयारी नहीं किया, फॉर्म नहीं भरा, कम से कम उनको मौका मिलना चाहिए। तो सरकार के पास यदि आपकी बहुत अच्छी पैरवी हो जाती है, क्योंकि अभी कुछ ही समय बाद में चुनाव होने वाले हैं, तो में भी सरकार कुछ सोच सकती है या कोई कोर्ट के जरिए, लेकिन कोर्ट भी अमूमन सरकार के पक्ष में ही ऐसे डिसीजन देता है। मुझे नहीं लगता कि कोर्ट के माध्यम से कुछ विशेष आपको कुछ सुविधा या फायदा मिलेगा। कुल मिला के मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ऑन टाइम एग्जाम को मानते हुए करें। मुझे नहीं लगता कि एग्जाम ऑन टाइम नहीं होगी, मेरे अनुसार परीक्षा निर्धारित समय पर है। अब आप कह दोगे सर आप हमें सपोर्ट करो, ये करो, वो करो। देखो, 2 चीजें होती हैं, आपकी यदि संख्या में दम है, आपकी मांग में दम है और आप सरकार तक अपनी बात ढंग से पहुंचा सकते हैं तो वहां पहुंचाइए। उससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है। और ये चीजें खुद करनी पड़ेंगी, अपने हकों के लिए खुद लड़ना पड़ता है, कोई दूसरा आके आपके हकों के लिए नहीं लड़ेगा। समझ रहे हो? बहुत सारे टीचर्स तो बोलेंगे नहीं, मैं फिर बोल रहा हूं, मेरे यदि ट्वीट करने से या मेरे कुछ कह देने से यदि कुछ होता है तो मैं तो कर दूंगा। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो बच्चा फिलहाल फॉर्म भर चुका है और तैयारी कर रहा है, वो ये मान के चलिए कि एग्जाम ऑन टाइम होगी, कोई एग्जाम में बदलाव नहीं होगा। केवल एक ही उम्मीद है, सरकार के लेवल पे यदि अच्छी पैरवी आपकी होती है, सरकार के लेवल पे विधायक मंत्रियों के जरिए आप पहुंचते हैं, तो मे भी इसमें कुछ चांस हो सकते हैं। बाकी मैं यदि आपकी जगह होता तो ये मान के चलता कि एग्जाम ऑन टाइम है और मुझे हर दिन को बहुत बेहतरीन देना है। तो ये मेरी राय है, बाकी आप अपने हिसाब से इसको जज कर सकते हैं, अच्छा बुरा बोल सकते हैं। खैर, आइए अपन पेपर को हल कर रहे हैं। पहला प्रश्न है इसमें, ये सब के सब प्रश्न आप ये मान के चलिएगा एज ए एग्जाम पैटर्न। एक शिक्षिका स्कूल के नए नियम के कारण, एक शिक्षिका स्कूल के नए नियम के कारण तनाव महसूस कर रहा है, उसकी व्यक्तिगत शिक्षण शैली से वो मेल नहीं खाते। जो नए नियम बनाए, वह इस तनाव से निपटने के लिए हर रोज बीमार होने का बहाना बनाकर छुट्टी ले लेता है और समस्याओं का सामना करने से पूरी तरह कतराती है। मतलब ये लेडीज पे इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज अलग होगी। समायोजन की प्रक्रिया के संदर्भ में शिक्षिका द्वारा अपनाया गया यह तरीका निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है और ये क्या दीर्घकालिक समायोजन के लिए सही है? एडजस्टमेंट के ऊपर आजकल अभी जो 2026 में आरपीएससी पेपर हुए हैं उस पर थोड़े से ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, तो मैंने चाहा कि आपको एक समझ बने
कि ऐसा प्रश्न आता है तो मेरा आंसर क्या होगा कि नॉर्मली मुझे तनाव है। क्यों है तनाव? कि स्कूल में नए नियम है, सरकार ने नए नियम निकाल दिए। अब मैं क्या करता हूं, मेरा मन नहीं कर रहा और मैं रोज बीमारी का बहाना बना के छुट्टी ले लेता हूं। तो ये क्या है? ये टीचर का जो समायोजन है वो दीर्घकालिक है, क्या है? समस्या समाधान। समस्या समाधान, हाँ, ये तनाव कम करने का सर्वोत्तम तरीका है। क्या ये समस्या समाधान हो रहा है? क्या इसमें नहीं हो रहा समस्या समाधान? समस्या समाधान तो ये होता है कि या तो आप इन नियमों के अनुसार एडेप्शन करते या इन नियमों को परिवर्तित करने के प्रयास करते, तब तो समस्या समाधान होता। तो ये समस्या समाधान नहीं है। पलायनवादी मार्ग, विड्रॉल या अवॉइडेंस नहीं, यह केवल एक अस्थायी है, प्रत्यक्ष तरीका जो समस्या का समाधान नहीं करता। ये जो तरीका अपना रही है जो टीचर, वो क्या अपना रही है? विड्रॉल कर रही है, भाग रही है। ये छुट्टी लेना समाधान थोड़ी है। और ये कौन सा तरीका होगा? ये अप्रत्यक्ष तरीका होगा। इस समस्या का दीर्घकालिक समाधान नहीं हो सकता। तो बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2। पर्यावरण में परिवर्तन। पर्यावरण में परिवर्तन कहां हो रहा है? ये तो छुट्टी ले रही है, डर रही है, भाग रही है। तो पर्यावरण परिवर्तन में विपरीत रचना, अपोजिट बिहेवियर करना, मन में कुछ है और व्यवहार कुछ और कर रहे हैं। ये आपका अस्थायी है, प्रत्यक्ष तरीका है, ये भी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? पलायनवादी। तो ऐसा प्रश्न जब भी है ना, उसमें हमेशा आंसर देना क्रिएटिव, रचनात्मक। ओके, नेक्स्ट देखिए। इस पे जाना पड़ेगा। नहीं, ये वापस मोटा कैसे होगा? अच्छा, 1 मिनट। 3 नंबर था ना ये आगे कैसे आएगा? ओके, अगला प्रश्न देखना। एक सृजनात्मक बालक किसी समस्या के समाधान के लिए स्थापित सामाजिक मानदंड और परंपरागत तरीकों को आंख मूंद कर स्वीकार नहीं करता। क्रिएटिव बच्चा है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। जो सामाजिक मानदंड आप लोगों ने बनाए हैं, समाज ने बनाए हैं, और जो परंपरागत तरीके हैं कि यार कोई नहीं, जिंदगी में ऐसा कर लो, वो कहता है नहीं यार ऐसा नहीं चलना, मुझे ये जो आपने रूढ़िवादी तरीके अपना रखे हैं वो मुझे पसंद नहीं आते हैं। ये कौन कर रहा है? क्रिएटिव बच्चा। सही है क्या बात? सही है। कारण सृजनात्मक बालकों में डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन पाया जाता है, जिससे वे एक ही समस्या के कई नए और मौलिक भिन्न समाधान खोजने की योग्यता रखता है। क्रिएटिव बच्चा इस चीज का समर्थन क्यों कर रहा है? वो कथन का कारण बता रहा है क्यों नहीं करते वो परंपरागत तरीके को, क्यों नहीं स्वीकार करते? क्योंकि वो डाइवर्जेंट थिंकिंग है। वो ये सोचते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है, मैं एक ही तरीका क्यों अपनाऊं, ये क्यों नहीं पॉसिबल है कि मैं चीज करूं। समझ गए आप क्रिएटिविटी के ऊपर थोप नहीं सकते। कई बार कहते हैं परंपरावादी चीजें हैं कि यार इसको चीज को ऐसे मान लिया जाए, नहीं, ये कहेंगे ये ऐसे भी तो हो सकता है, मैं तो ऐसे करूंगा, मेरा जीने का अपना तरीका है। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। एकदम सही कथन है। और कारण भी क्या सही, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। ऐसे प्रश्न में हमेशा देख लो कि ऊपर वाला बिंदु है उससे जुड़ाव हो रहा है, इसका मतलब क्या है? वो व्याख्या करेगा, सिर्फ क्योंकि से भी नहीं। क्योंकि कई बार लगता है क्योंकि सही है, लेकिन क्योंकि को मत जोड़िए। आप ये भी देखिए कि जो ये बिंदु है क्या इससे जुड़ा हुआ बिंदु अगला आ रहा है क्या, इसका मतलब कथन और कांड दोनों की व्याख्या करेगा। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। आप लोगों को साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है मुझे आइडिया नहीं है, शायद में भी दिख रहा होगा। ठीक है, ओके। कौन सा दृष्टिकोण कक्षा शिक्षण में शैक्षिक मनोविज्ञान के सिद्धांतों के विपरीत है? बताएं। बालक के पूर्व ज्ञान, प्रायर नॉलेज को जानकर नए ज्ञान को उसके साथ जोड़ना, ये तो पॉजिटिव। हमेशा देखना जब पेपर अप्लाइड आता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड आता है, तो उसमें रचनात्मक हो जाना। आपको आपको एज ए स्टूडेंट के हित से सोचना, आपका आंसर गलत ही नहीं होगा। पूरी कक्षा के लिए एक ही समान कठोर समय सारणी और एक आकार सबके लिए फिट वन साइज शिक्षण विधि का लागू कर देना। मंदबुद्धि और पिछड़े बालकों के लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करना। कक्षा में भय मुक्त और संवेगात्मक रूप से सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना। बताओ का आंसर क्या होगा? 2। वेरी गुड, एकदम सही बात है। कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं होगा। समान कठोर प्रणाली अपन लागू ही नहीं करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान कहता है कि हर बच्चा डिफरेंट है, हर बच्चे में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, तो उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करते हुए हम फ्लेक्सिबल सिस्टम लागू करेंगे कि हर बच्चे की विविधता का सम्मान किया जाए, व्यक्तिगत भिन्नता का सम्मान किया जाए, और सब बच्चों की विशेषताओं के अनुसार शिक्षण विधियां, विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों का समर्थन किया जाए। तो ये भी ऑप्शन गलत है, तो ये हो जाएगा आंसर। उसके बाद देखना,
खेल मनोविज्ञान के संदर्भ में एक एथलीट जो स्वाभाविक रूप से प्रतिस्पर्धात्मक स्वभाव है, 2026 में कैसा प्रश्न आया था मोटिवेशन पे, इसलिए मैं डाला है, नेचुरली कॉम्पिटेटिव का है, वह ओलंपिक फाइनल मैच के दौरान अत्यधिक मानसिक दबाव और प्रेरणा महसूस करता है। यहां पे स्वाभाविक प्रतिस्पर्धा और ओलंपिक फाइनल का दबाव क्रम से किसे दर्शाते हैं? दोनों ही बाह्य मोटिवेशन है, दोनों बाह्य मोटिवेशन तो नहीं होंगे, क्योंकि ओलंपिक फाइनल का दबाव बाह्य मोटिवेशन हो सकता है, लेकिन स्वाभाविक प्रतिस्पर्धा क्या होता है? इंटरनल मोटिवेशन तो नहीं होगा। स्वाभाविक प्रतिस्पर्धा एक अवस्था, स्टेट है, और ओलंपिक फाइनल एक गुण है। अवस्था हमेशा बाह्य होती, याद रखना, और गुण हमेशा आंतरिक होता है, तो यह भी नहीं होगा। स्वाभाविक प्रतिस्पर्धा एक गुण, ट्रेट है, और ओलंपिक फाइनल का दबाव एक अवस्था है। हाँ, ये हो सकता है, मैंने कहा ना इंटरनल मोटिवेशन को हमेशा जो इसकी विशेषता है उनको गुण के रूप में देखा जाता है, और बाह्य मोटिवेशन को हमेशा क्या माना जाता है? एक अवस्था। दोनों ही ट्रेट्स के अंतर्गत आते हैं? नहीं, एक अवस्था आती है और एक ट्रेट आता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। ये प्रश्न लेटेस्ट में आया आरपीएससी में, थोड़ा समझ लेना इस प्रश्न को, मैंने पहले भी करवाया ऐसा ना, एक आइडिया लगेगा आपको कैसा पेपर आ सकता है। आज का पेपर आप देखना, जिन बच्चों ने ऑफलाइन दिया है उनसे यदि आप कॉपी निकलवा सकते हो, इस पेपर की कॉपी निकालना, पूरे पेपर को देना, और आप कहां कहां गलतियां कर रहे हो, कितने नेगेटिव कर रहे हो, वो सब देखना, मजा आ जाएगा आपको। बहुत अच्छा पेपर था ये। अगला प्रश्न देखना, ये रहा समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन के उद्देश्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंक्लूसिव एजुकेशन जान गए, नया टॉपिक जुड़ा आपके, एक चांस है यहां से प्रश्न आने के, और बहुत शॉर्ट एंड स्वीट है, मैंने इसको करवा भी दिया, इसके ऊपर काफी डिस्कशन अपना हो गया है। पहला है, ये विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का भाव विकसित करती है। पॉजिटिव, इसका मतलब आंसर करना है। जितने भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, स्पेशल एजुकेशन नीड वाले बच्चे हैं, एससीएन वर्ग है, सीडब्ल्यूएसएन बच्चे हैं, ठीक है ना, ये एससीएन की बात करती है, सीडब्ल्यूएसएन बच्चों की बात करती है। इन दोनों बच्चों में सेल्फ रेस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस डेवलप करेगी, निश्चित रूप से पॉजिटिव है, इसका मतलब आंसर होगा। यह पृथक्करण सेग्रेशन की नीति का समर्थन करती है, ताकि सामान्य बालकों में अधिगम गति प्रभावित नहीं हो। पृथक्करण का सबसे अधिक विरोध यदि कोई कॉन्सेप्ट करता है वो इंक्लूसिव एजुकेशन है। ये एकीकरण की बात करती है, इंटीग्रेशन की बात करती है, ना कि पृथकीकरण की बात करती है। सामान्य बच्चों के साथ नियमित विद्यालय, सामान्य विद्यालयों में साथ में एजुकेशन का समर्थन करती है, इसलिए पृथक्करण का तो कभी विरोध का सवाल ही नहीं उठता है। ये विद्यालयों की वातावरण की विविधता का उत्सव, सेलिब्रेशन ऑफ डाइवर्सिटी, कि हर बच्चा डिफरेंट है और हर बच्चे में कुछ ना कुछ डिफरेंट विविधता है, हमें उसका सम्मान करना है, उसका उत्सव मनाना है, ना कि उसको ये कहना है कि देख तेरे अंदर ये चीज क्यों है। यह केवल शारीरिक रूप से अक्षम बालकों तक सीमित है और ये सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित बालकों को शामिल नहीं करती, गलत बात है। इसमें फिजिकल डिसेबल बच्चे, सामाजिक वंचित बालक, आर्थिक वंचित बालक, हर दिव्यांग बच्चे, जितने भी टाइप के बच्चे हैं वो सब इसमें शामिल हैं, इसलिए फोर्थ भी गलत है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट और थर्ड। आंसर कहां पे है? फर्स्ट और थर्ड। ओके, डन, बी आंसर, वेरी गुड। हाँ, बहुत बार बता दिया बेटा, बी। ओके, वेरी गुड। अगला देखना, ये भी अच्छा प्रश्न है। बुद्धि का निष्पादन परफॉर्मेंस, एक तो ये वर्ड समझ में आना चाहिए सर, निष्पादन क्या होता है? परफॉर्मेंस टेस्ट, जिसको अपन क्रियात्मक परीक्षण भी बोलते हैं, जिसमें भाषा का इस्तेमाल नहीं होगा, जिसमें वस्तुएं ओरिजिनल रूप में होती हैं, वो परफॉर्मेंस टेस्ट होता है। उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए, सही कोट का चयन कीजिए। यह परीक्षण निरक्षर व्यक्ति और गूंगे बहरे बच्चों की बुद्धि मापने के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। इसके लिए यूज होता है परफॉर्मेंस टेस्ट। क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण का प्रयोग हमेशा गूंगे, बहरे, अनपढ़, छोटे बालक या अलग अलग देश में रहने वाले लोगों की बुद्धि का मापन करने के लिए इनका यूज होता है। एकदम सही बात, आया हुआ प्रश्न है। इन परीक्षणों पे सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और भाषा की भिन्नता का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि किसी भी देश के लोगों के साथ, क्योंकि भाषा का इस्तेमाल नहीं है तो कोई अलग अलग संस्कृति का, तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनको कल्चर फ्री टेस्ट बोला जाता है, तो ये भी सही है। आर्मी अल्फा परीक्षण एक प्रसिद्ध व्यक्तिगत निष्पादन परीक्षण है, ये भी एकदम सही है। बताओ, तो गलत थोड़ी है, तो तीनों सही हो जाएंगे, ए बी सी। बताओ बी क्यों बता रहे हो भाई? सी क्यों नहीं होगा? बताओ सी क्यों नहीं होगा?
हम कितना भी पढ़ लें, जो सही होगा वो सही होगा। वाह, ऐसे महान लोग कहां रहते हैं, फिर पढ़ने की कहां जरूरत है। ऐसे सोच बिना पढ़े भी जो होगा वही होगा, पढ़ने से क्या ही होगा, अभ्यास करने की कहां जरूरत है। एक चीज बताओ मुझे, बहुत कॉमन सेंस की बात है, हम जब अंदर से हताश होते हैं तो हम भाग्यवादी बन जाते हैं, समझ रहे हो। एक स्पोर्ट्स पर्सन से कभी मिलना, खिलाड़ी से मिलना, कोई भी स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ, और तुम्हें उसको ये बात बोलना कि यार आप में टैलेंट है, तो आप यदि प्रैक्टिस भी नहीं करोगे तो भी क्या ही फर्क पड़ जाएगा। आपको जिस दिन सेंचुरी मारनी होगी उस दिन सेंचुरी मारोगे, जिस दिन आपको आउट होगा उस दिन तो आउट होगा। प्रैक्टिस करने की कहां जरूरत है। और वो प्रैक्टिस जिस दिन बंद कर देगा ना, उस दिन वो खत्म है, चाहे कितने बड़ा खिलाड़ी हो। ये रूल है जिंदगी का, और इस चीज को जितना जल्दी दिमाग में बैठा लोगे उतना बेटर है। बाहर निकल जाओ इससे। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, चाहे आप खिलाड़ी हैं चाहे एक विद्यार्थी हैं। आप जब तक चीजों को पहचान नहीं करोगे, अपने आप को धार को पहना नहीं बनाओगे, कैसे सीखोगे भाई। ऐसा थोड़ी होता है कि वो जो होना है वो होगा। तो बैठे रहो आराम से, सुबह शाम आराम से भजन किया करो, सोया करो, मस्ती किया करो, इंस्टाग्राम पे रील्स देखा करो। क्या जरूरत है भाई दिमाग लगाने की। कहां से नमूने आ गए भाई। आर्मी अल्फा परीक्षण जो है वो सामूहिक शाब्दिक परीक्षण है, याद रखना। क्या है ये? सामूहिक शाब्दिक परीक्षण है, ना कि व्यक्तिगत निष्पादन परीक्षण। अल्फ्रेड बिने परीक्षण है, बिने साइमन परीक्षण है। तो ये आर्मी अल्फा परीक्षण ऑर्थर ओटिस और रॉबर्ट गेरकिस ने बनाया था, और ये सामूहिक बुद्धि परीक्षण है। प्रथम विश्व युद्ध से इनकी शुरुआत हुई थी। तो ये सी ऑप्शन गलत है, ए और बी गलत, सही हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन सही है। अगला देखना भाई, 87। कक्षा 10 के एक छात्रा दिया पर्यावरण प्रदूषण पे एक प्रोजेक्ट बना रही है। किस पे बना रही है? पर्यावरण प्रदूषण पे। बच्ची का नाम क्या है? दिया। वह इंटरनेट पे उपलब्ध विभिन्न लेखों को केवल सच नहीं मान लेती। लेख मतलब जैसे कई बच्चे ने, एक बच्चे ने मेरे को 2 दिन 3 दिन पहले कहा, कल कल की बात थी, सर आप मेरा फोन नहीं उठा रहे, मैं 2 दिन से बहुत परेशान हो रही। मैंने कहा क्या हुआ? मैंने 10 कॉल कर दिया आपको। मतलब एक आदमी देखो, एकमात्र शायद राजस्थान का ऐसा टीचर होगा जो बच्चा मेरे को डायरेक्ट कॉल कर लेता है, मैं उठा लेता हूं, और फिर मुझे डांट रहा है। बाकी टीचर्स से आप बात करने की हिम्मत नहीं है। आप उनकी हेल्पलाइन और पता नहीं कौन सी लाइन और 17 लाइन के बाद नंबर नहीं मिलते आपको। मैं एकमात्र आदमी जो उठा लेता हूं। उसके बाद लड़की डांट रही है मेरे को। मैंने कहा हाँ और बता। कि सर मेरी पढ़ाई नहीं हो रही। मैंने कहा क्या हुआ? सर यूट्यूब पे माहौल बना रखा है कि एग्जाम आगे जाएगी, और अब मैं क्या करूं, मेरे से तो पढ़ाई नहीं हो रही। मैंने कहा एक काम कर। बोले क्या काम करूं सर? मैंने कहा कि तू यूट्यूब और देख, ढंग से देख, खूब ढंग से देख। जब तुम यूट्यूब के माहौल से कि फॉर्म एग्जाम आगे जाएगी और तुमने पढ़ना छोड़ दिया, तो ये माहौल तुम क्यों नहीं बना सकते कि यार मेरी लाइफ में मेरे लिए नौकरी लगना जरूरी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर क्या बातें चल रही हैं क्या नहीं चल रही हैं, मेरे लिए तो पढ़ाई जरूरी है। ये माहौल तुम अपने अंदर क्यों नहीं बना पाते हो? तुम एक यूट्यूब के 5 लोगों की वीडियो देख के और तुम ये तय मान लेते हो कि ऐसा होगा। मतलब क्या बच्चे हो तुम लोग भाई, कैसे जिंदगी में आगे बढ़ोगे तुम लोग? थोड़ा तो कॉमन सेंस अपनाओ कि यार मेरी पढ़ाई, चलो एग्जाम आगे एक्सटेंड होती है, फॉर्म रीओपन होते हैं, अच्छी बातें होते हैं, तो लेकिन इसका मतलब है किताब बंद कर दो। यूट्यूब पे सर माहौल चल रहा है, वाह बढ़िया बात। तो वही चीज है, सच को विभिन्न लेखों सच नहीं मान लेती, उनके सोर्स की प्रामाणिकता की क्या रीजन हो सकता है, क्या सच में हो सकता है या नहीं हो सकता, और फॉर्म रीओपन होंगे क्यों हो सकते हैं, क्या क्या रूल्स हो सकते हैं, क्या सरकार मदद करेगी, सब चीजों को जानिए। तथ्य और पूर्वाग्रहों के बीच अंतर करती है। पूर्वाग्रह यह है कि ऐसा होता होगा, तथ्य है कि नहीं ऐसा नहीं होता है। डेटा का एनालिसिस करता है, सूचना का प्रदूषण को कम करने के लिए तार्किक योजना तैयार करती है। 21वीं सदी के कौशल के अनुसार दिया मुख्य रूप से किस कौशल श्रेणी का प्रदर्शन कर रही है? कितना अच्छा प्रश्न है, एजीटी जैसा प्रश्न आरपी से बनाती है। सृजनात्मकता व नवाचार कौशल, आलोचनात्मक चिंतन व समस्या समाधान कौशल, संचार कम्युनिकेशन कौशल, लचीलापन व अनुकूलनशीलता कौशल। बताओ आंसर क्या आएगा बेटा? बी 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 बी। बताओ बी। वेरी गुड, एकदम सही बात है। देखो इसमें क्या है, देखो
आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान कौशल का मतलब क्या होता है? आलोचनात्मक का मतलब है मैं किसी भी चीज को ऐसा स्वीकार नहीं करूंगा, मैं समझूंगा, जानूंगा क्या सही है क्या गलत है, और उसके बाद पूरा का पूरा उन चीजों को कंप्लीटली बताऊंगा। इसको अपन बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्यूशन। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2, बी आंसर। तो योजना बनाना, पूर्वाग्रह का जांच करना, ये सब इसमें हो जाएगा। ठीक है। हाँ हेलो, क्लास ले रहा हूं मैं अभी। तो 10 कर देना एक बार, या तो क्लास के बाद आधे घंटे बाद करना, 20 मिनट बाद। ठीक है। आलोचनात्मक चिंतन हो गया बी। ओके, ये अच्छा प्रश्न था, बहुत अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न देखना। किशोरों में अमूर्त चिंतन और परिकाल्पनिक निगमन तार्किक विकसित हो जाता है। ठीक है, अमूर्त चिंतन डेवलप हो जाता है, परिकाल्पनिक निगमन चिंतन मतलब संभावना से वास्तविकता की ओर जाने वाला। कारण बता रहा है जीन पियाजे के अनुसार किशोर अवस्था के दौरान बालक संज्ञानात्मक विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में प्रवेश करता है। सही है क्या ये बात? ये तो सही है, अमूर्त चिंतन और परिकाल्पनिक निगमन चिंतन, जो चीज मेरे सामने नहीं उसके ऊपर सोचता है। लेकिन क्या पियाजे कहता है कि इसलिए होता है क्योंकि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, ये तब होता है जब बच्चा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में प्रवेश करता है। मूर्त में तो बच्चे में परिकाल्पनिक निगमन चिंतन और अमूर्त चिंतन दोनों ही नहीं होते हैं। मूर्त तार्किक चिंतन अवस्था में तो कौन सा होता है? कॉन्क्रीट थिंकिंग, ठोस चिंतन होता है। तो इसलिए कथन तो सही है और कारण क्या हो गया? एकदम से गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट। ये प्रश्न भी अच्छा है। एक प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका अपनी कक्षा में नया अध्याय शुरू करने से पहले छात्रों को खेल, पहेलियां और रोचक कहानियों के माध्यम से मानसिक रूप से तैयार करती है ताकि वे सीखने के लिए उत्सुक हो सके। थॉर्नडाइक के अधिगम के नियमों के अनुसार शिक्षिका किस नियम का पालन कर रही है? लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज में तो अभ्यास करवाएगी, प्रश्नोत्तर करवाएगी और करवाएगी। प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम में कहता है क्रिया कार्य करने के बाद परिणाम अच्छा आता तो मैं करूंगा वरना मैं नहीं करूंगा। तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। रेडीनेस ये कहता है किसी भी क्रिया कार्य करने से पहले शारीरिक व मानसिक रूप से तैयार है तो सीख जाएंगे, अन्यथा नहीं सीखेंगे। तो यहां वो पहेलियां, रोचक कहानियों के माध्यम से मेंटली तैयार कर रही है कि ये टॉपिक हमें पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, क्या फायदा होगा। तो स्पेशली वो किस नियम का प्रयोग कर रही है? लॉ ऑफ रेडीनेस। किसका प्रयोग कर रही है? लॉ ऑफ रेडीनेस। और बहु अनुक्रिया में बहुत सारे अनुक्रियाएं करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट। ये तो सभी ने कर दिया होगा मुझे लगता है। हाँ वेरी गुड, ये भी अच्छा प्रश्न था, 90 वाला। विद्यालय में दोपहर 1 बजे लंच ब्रेक आदि छुट्टी की घंटी बजती है। कुछ दिनों बाद में छात्र देखते हैं कि जैसे ही घड़ी में 1 बजते हैं या घड़ी की घंटी की आवाज सुनाई देती है, उनके मुंह में लार आना, भूख का एहसास होना शुरू हो जाता है। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के संदर्भ में घंटी की आवाज और लार का आना क्रम से क्या है? अच्छा प्रश्न है, बताओ। डर लग रहा है बेटा, देखो डर लगता है, परीक्षा का लास्ट टाइम होता है, वहां बहुत सारी चीजें उड़ती हैं, दिमाग भी काम करना बंद कर देता है, मेमोरी ऐसा लगता है कि सब भूल रहे हैं। तो ये नेचुरल चीजें हैं, बस डर को हावी मत होने दो, हल्का हल्का पढ़ते रहो, इंटरेक्शन करते रहो, ये सबसे अच्छे तरीके हैं। बाकी डर लगेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि डर नहीं लगे, आप कुछ भी करेंगे तो भी डर लगेगा। तो बेटर ये है कि डर को दूर करने के लिए देखो कि यार मुझे क्यों बनना है, मुझे क्यों पढ़ाई करनी है, मेरे लिए टाइम सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, और मुझे क्यों एक पल, एक एक मिनट में अपना पूरा जोर लगा देना है। थोड़ा सा जब अपने आप से टॉकिंग करोगे ना, चीजें निकल के आएंगी, है ना। तो ज्यादा सोशल मीडिया से थोड़ा सा बच के रहो, डर नहीं लगेगा फिर। आंसर बताएं बेटा, सी, बी, ए। बहुत अच्छा प्रश्न था, मतलब ऐसे प्रश्न जिस बच्चे के सही होते हैं ना उसको साइकोलॉजी समझ में आ रही है। देखो घंटी की आवाज सुनाई दे रही है, घंटी की आवाज की वजह से मुंह में लार आ रही है। मुंह में लार कब आती है? जब बच्चा भोजन को देखेगा। तो भोजन को देखना और फिर मुंह में लार आना, भोजन को देखना यूसीएस है, अनुमोदित उद्दीपक है, और लार करना स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। लेकिन यहां टाइम या घंटी की आवाज सुन के ही लार टपकने लग जाती है, मतलब घंटी की आवाज क्या है? सीएस है, अनुमोदित उद्दीपक है। और घंटी की आवाज सुनने पे जो अनुक्रिया हो रही है वो क्या है? वो यूसीआर। ये तो नहीं हो सकता, ये सीएस प्लस
CR, ये एकदम सही है। यानी केवल घंटी होने पर और लार का टपकना, ये क्या कहलाएगा? CR कहलाएगा। CR। यहां UCS तो भोजन तो है ही नहीं, इसलिए ऑप्शन आएगा ही नहीं। यहां CS सही है, लेकिन यहां UCR गलत है, क्योंकि UCR हमेशा कब होती है? जब UCS होता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? B। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न देखना, 91। लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक निर्मितवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जॉन ऑफ प्रॉक्सी डेवलपमेंट उस कार्य की सीमा है जो बच्चा फ्रीडम रूप से कर सकता है और जो सहायता के साथ कर सकता है। एकदम सही है। जॉन ऑफ प्रॉक्सी डेवलपमेंट क्या है? वो बीच का क्षेत्र है जो वास्तविक विकास और संभावित विकास के बीच में आता है, जहां बच्चा अपने आसपास के लोगों की सहायता से किसी कार्य को करता है। पार्ट या ढांचा स्केप होल्डिंग शिक्षक द्वारा दी जाने वाली स्थायी सहायता है जो कभी बदली नहीं जा सकती। भाषा और संस्कृति बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बताओ तीनों सही हैं क्या? करंट की भी क्लास लेंगे यार, मैं बाहर गया था, तैयार नहीं कर पाया। एक बार मुझे देखना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा इंपॉर्टेंट चीजों को लेकर। बेटा एग्जाम डेट अभी फिलहाल आरपीसी की तरफ से यही रहे। आरपीसी इसमें लेकर कोई कहीं भी कोई मंथन नहीं चल रहा है, तो सरकार चाहेगी तो हो जाएगा, वरना कुछ नहीं। बहुत बढ़िया बेटा, नेट का हो गया आपका, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। आंसर बी है, वेरी गुड बेटा। तीसरा ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड, थर्ड। बेटा सेकंड जो है एकदम से गलत है, कैसे होगा बताओ? पार्ट या ढांचा इसके फोल्डिंग हमेशा अस्थायी सहायता होती है, स्थायी सहायता नहीं होती, और ये धीरे धीरे हटा ली जाती है, फिर बच्चा स्वयं अपने प्रयास से करता है। तो इसके फोल्डिंग कभी भी स्थायी नहीं होती है। बी ऑप्शन गलत है, ए और थर्ड सही है। आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट और थर्ड, सी ऑप्शन। समझा करो बेटा जी, आंसर ऐसे नहीं देते हैं। अगला प्रश्न देखना। राहुल के पिता अस्पताल में गंभीर रूप से बीमार है, वो उन्हें बचाने के लिए बहुत महंगी दवा की आवश्यकता है। राहुल के पास इतने पैसे नहीं है। दवा विक्रेता उसे उधार या कम कीमत पे दवा देने से मना कर देता है। राहुल अपने पिता की जान बचा के लिए दवा चुरा लेता है। जब उससे पूछा जाता है कि तो वह कहता है चोरी करना कानून गलत है, लेकिन किसी की जान बचाना कानून से ऊपर है। बताओ। हिंज की नैतिक दुविधा पे प्रश्न पूछा है। राहुल के पिताजी बीमार हैं, पैसे उसके पास कम है, मेडिकल स्टोर वाले ने मना कर दिया, अब ये दवा चुरा लेता है। अब राहुल को जब पुलिस पकड़ती है, पूछा जाता है क्यों किया, तो बोला कानून गलत है, मुझे पता है, लेकिन जान से ऊपर कानून थोड़ी है। किसी की जान बचाने के लिए कानून टूट भी जाता है तो कोई गलत नहीं है। तो ये नैतिक विकास की कोहलर बरक के अनुसार कौन सी स्टेज है? दंड आज्ञाकारिता, यहां तो मतलब ही नहीं है, डरेगा यहां तो सोच ही नहीं सकता नहीं भाई मुझे पकड़ ले जाएगी, ऐसा काम नहीं करूंगा। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का, यहां वो नियमों को, कानून को सबसे बड़ा मानता है। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, ये है किशोर अवस्था वाली, जहां वो मानता है कि वैल्यूज इंपॉर्टेंट है भाई, जिंदगी इंपॉर्टेंट है, खुद के नैतिक सिद्धांत डेवलप करता है। यदि कानून टूटते तो टूट जाएगी, किसी की जिंदगी बसती है। तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा याद रखना। यांत्रिक सापेक्षवादी अदला बदला वाली, तो तीसरा ऑप्शन अच्छा प्रश्न था। शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत शिक्षार्थी भाग, निम्नलिखित में से शिक्षार्थी वाले भाग में कौन सा, पहले टॉपिक से दो प्रश्न आएंगे इसलिए मैंने दो प्रश्न शामिल किए हैं। कौन सा तो शामिल? शिक्षार्थी वाला, जो शिक्षा मनोविज्ञान के तीन तत्व होते हैं, अधिगमकर्ता, अधिगम प्रक्रिया और अधिगम स्थिति, जो लिंडग्रेन ने बताया। तो अधिगमकर्ता में कौन कौन से आएंगे? कानून, बालक की मूल प्रवृत्ति और वंशानुक्रम, ठीक है। व्यक्तिगत भिन्नताएं और बुद्धि का मापन, ये भी ठीक है। कक्षा का भौतिक वातावरण, अनुशासन, ये नहीं हो सकता, ये अधिगम स्थिति में आता है। किस में आता है? अधिगम स्थिति में, लर्निंग सिचुएशन। अधिगमकर्ता में नहीं आएगा। बालक का शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास, ये भी अधिगमकर्ता में आता है। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, ये तीनों सही हैं। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, इसे समझा करो। जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं भी दिया ना, वो बच्चे भी इसकी, जिन बच्चों ने दिया है उनसे कॉपी लेके एक बार इसका अभ्यास करना आप इस टेस्ट का। आगे देखना 94। आरपीसी का लेटेस्ट पैटर्न है एकदम ही। एक शिक्षक अपनी कक्षा में छात्रों को समय पे गृह कार्य पूरा करने के लिए स्टार, प्रशंसा पत्र और अतिरिक्त अंक देता है। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार यह टीचर मुख्य रूप से किस उपागम का अनुसरण कर रहा है?
तो स्टार देना, प्रशंसा पत्र देना, अतिरिक्त अंक देना, कौन सा बताओ? अभिप्रेरणा का संज्ञानवादी, संज्ञानवादी में कभी भी बाह्य पुरस्कार पूर्ण बलन को इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता। व्यवहारवादी उपागम हमेशा बाह्य पुरस्कार या पूर्ण बलन को इंपॉर्टेंट मानता है। सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण ये संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराओं को इंपॉर्टेंट मानता है, पूर्व अनुभव को इंपॉर्टेंट। आत्मनिर्णय, जहां बच्चा स्वयं अपने प्रयासों को स्वयं पुरस्कृत करेगा, किसी और पे डिपेंड नहीं रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? व्यवहारवादी उपागम, तो बी। अगला प्रश्न देखना केटल का। केटल के अनुसार किसी व्यक्ति के वास्तविक व्यक्तित्व को पूरी तरह समझने और उसके व्यवहार की सटीक भविष्यवाणी करने के लिए मूल सेलगुण यानी सोर्स ट्रेट का मापन करना अनिवार्य है। देखो, भविष्यवाणी करने में सबसे इंपॉर्टेंट जो मानता है वो सोर्स ट्रेट को मानता है, जिसको मूल सेलगुण कहते हैं। ये कहते हैं व्यक्तित्व का निर्धारण ये करता है। कारण बता रहा है, मूल सेलगुण वे गहरे, अंतर्निहित और स्थिर कारक होते हैं जो दिन प्रतिदिन के व्यवहार में दिखाई देने वाले विभिन्न सतही शील गुणों को जन्म देते हैं। बताओ आंसर सही है? आंसर क्या? ए आर दोनों सही, आर की सही व्याख्या नहीं है। सही व्याख्या क्यों नहीं है बेटा? जब यहां मूल शील गुणों की बात हो रही है और यहां मूल शील गुणों की व्याख्या कर रहा है अगला, तो क्यों नहीं है व्याख्या? बताओ। बताओ आंसर बताओ। सी हो जाएगा बेटा, एकदम सही है। सी और आई आर दोनों सही है और ये व्याख्या भी करता है, एकदम सही है। मतलब जो संबंधित हो ना, देख लिया करो, जो उसके नीचे वही सेम बिंदु आ रहा है तो व्याख्या करेगा। हेनरी मरे द्वारा प्रतिपादित प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टीएटी के व्यवहारिक प्रयोग के संदर्भ में कौन सा तथ्य उपयुक्त नहीं है? मतलब गलत तथ्य पूछ रहा है इनमें से, सही कौन सा नहीं है? परीक्षण में मूल कार्डों की संख्या 30+1 होती है, 10 10 10, एक कार्ड खाली होता है, एकदम सही है। एक समय में एक व्यक्ति पर अधिकतम प्रयोग किए जाने वाले कार्डों की संख्या 20 होती है, 19+1 है ना, 19 और एक खाली कार्ड होता है, टोटल 20 हो गए। कार्डों का वर्गीकरण पुरुष, महिला, लड़के और लड़कियों के अलग चित्र होते हैं, एकदम सही है। इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य बालक के केवल क्रियात्मक कौशल, कभी भी याद रखना केवल वर्ड आ जाएगा मतलब गलत हो जाएगा। टीएटी जो परीक्षण होता है वो बच्चे की आवश्यकताएं, उपलब्धि परीक्षण, इमोशनल स्थिति, एटीट्यूड का मापन करता है। तो क्रियात्मक कौशल वाला बिंदु एकदम गलत है ना, ये उपलब्धि, आवश्यकता और अभिव्यक्ति का स्पेशली मापन करता है। लास्ट वाला गलत है, फोर्थ ऑप्शन, बाकी तीनों सही। $97। नीचे दिए गए व्यवहारिक उदाहरणों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कक्षा 10 की छात्रा अंजलि गणित में असाधारण रूप से निपुण है, परंतु खेल कूद में उसका प्रदर्शन बहुत सामान्य है। मतलब अंजलि की दो चीजों की तुलना कर रहे हैं कि खेल में अच्छी नहीं है लेकिन पढ़ाई में बहुत अच्छी है, गणित में। वाई उदाहरण है, उसी कक्षा का छात्र राहुल कला के क्षेत्र में बहुत रचनात्मक है, जबकि उसका सहपाठी विकास संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट है। उपरोक्त उदाहरणों के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार का सही मिलान चुनिए। बताओ। पहले वाला अंजलि की ही दो गतिविधियों के बारे में बताया जा रहा है और दूसरे एग्जाम्पल में एक कंपैरिजन बताया जा रहा है कि राहुल ऐसा है और उसकी क्लास का दूसरा बच्चा ऐसा है। तो उदाहरण, पहला ऑप्शन है उदाहरण एक्स, अंतर व्यक्तिगत भिन्नता, ठीक है ना। इंग्लिश वर्ड जरूर देख लेना इसमें। अंतर मतलब इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी वो दूसरे से, और दूसरा है इंट्रा, वाई इंट्रा का उदाहरण है, तो ये तो नहीं हो सकता। एक्स इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है, इंट्रा मतलब आपके अंदर खुद की, और दूसरा इंटर, ये हो जाएगा। बोथ एग्जाम्पल एक्स एंड वाई आर एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। दोनों ही अंतर व्यक्तिगत भिन्नता, नहीं, दोनों ही अंतर व्यक्तिगत भिन्नता। आंसर क्या हो जाएगा? देखो, पहले वाली में अंजलि की ही दो विभिन्नता, तो ये इसको बोलते हैं इंट्रा, यानी अंतर व्यक्ति भिन्नता है, और दूसरी है अंतर व्यक्ति भिन्नता है, जिसको बोलते हैं इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी वो दूसरे से कैसे है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सही दूसरा ऑप्शन। अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। रेमंड केटल के तरल व ठोस बुद्धि सिद्धांत के विषय में दिए गए कथनों का विश्लेषण कीजिए। बुद्धि का सिद्धांत है रेमंड केटल का, आया हुआ प्रश्न देख लीजिएगा। अच्छा, मतलब मैंने भाषा चेंज की है। यह कहता है तरल बुद्धि वंशानुक्रम और जैविक कारकों से निर्धारित होती है और नई समस्याओं का हल करने की जन्मजात क्षमता, एकदम सही बात है। ठोस बुद्धि शिक्षा, संस्कृति और जीवन के अनुभव के माध्यम से अर्जित की जाती है, भी सही बात है। जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है वृद्धावस्था की ओर, तो उसकी ठोस बुद्धि घटती जाती है जबकि तरल बुद्धि बढ़ती जाती है। क्या तीनों कथन सही है? बताओ।
बताओ बेटा जी। झालावाड़ से नमस्ते बेटा। सर पैर ऊपर करो, सेकंड आशीर्वाद देना बेटा। सरनी मत तो सब कुछ ऊपर कर दो, तू बावड़ी बात क्यों कर रहा है बेटा? पढ़ाई कर रहे, आशीर्वाद दी मेरा। वो ऊपर करो और वो ऊपर करो, कर लिया रहे। तो बावड़ा होगा कि थारा मन लगे कोई करवा तो नहीं दियो है। कहेंगे भटकी भटकी बात क्या कर लागा बी। फर्स्ट और सेकंड सही है, वेरी गुड। थर्ड गलत है, क्योंकि ठोस बुद्धि आयु के साथ बढ़ती है और जो तरल बुद्धि होती है वो आयु के साथ घटती है, याद रखना। ठीक है ना, वो घटती है। तो फर्स्ट और सेकंड सही है, एकदम सही बात। विकास के प्रतिमानों के विषय में कौन सा विचार सत्य नहीं है? देखो, प्रॉक्सिमी डिस्टल सिद्धांत के अनुसार विकास शरीर के केंद्र से शुरू होकर बाहर की ओर बढ़ता है, एकदम सही बात है। प्रॉक्सिमी मतलब ये पेट हो जो होता है ना आपका, यहां से आपकी हड्डियों का डेवलपमेंट शुरू होता है और लास्ट में हाथ और पैर की हड्डियों का विकास शुरू होता है। तो इसलिए ये तो एकदम सही है, प्रॉक्सिमी डिस्टल। विकास का इंटीग्रेशन ऑफ थ्योरी कहती है कि बालक पहले पूरे हाथ को ऐसे हिलाएगा, फिर हाथ की अंगुलियों को हिलाएगा और लास्ट में दोनों में कॉम्बिनेशन स्थापित कर लेगा। तो ये भी सही है। विकास एक लीनियर मार्ग पे आगे बढ़ता है और इसमें कभी भी पीछे मुड़कर सुधार नहीं किया जा सकता, गलत बात है। विकास हमेशा क्या होता है? वर्तुलाकार, स्पाइरल। और हमेशा बच्चा पूर्व अनुभव और पीछे मुड़ के देखता है, वो विकास में योगदान देगा। विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के अंतर क्रिया का परिणाम, एकदम सही है। तो यहां पे गलत क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा, क्योंकि विकास हमेशा क्या होता है? स्पाइरल होता है, ना कि लीनियर होता है। सी, वेरी गुड। और ये रहा आपका अंतिम प्रश्न। अधिगम के प्रकार के संदर्भ में दिए गए कथन और कारण का विश्लेषण कीजिए। एक बालक द्वारा साइकिल चलाना सीखना या तैरना संज्ञानात्मक अधिगम का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। गत्यात्मक या पेशी अधिगम में शारीरिक अंगों की गति, समन्वय और मांसपेशियों के कौशल का विकास शामिल होता है। ए आर दोनों सही हैं, बताओ क्या आंसर होगा फटाफट। ए सही है परंतु आर गलत है, तीसरा ऑप्शन। कर दें लॉक, इसको लॉक कर दिया जाए क्या? बेटा मैंने बता दिया सेकंड के एग्जाम के बारे में, शुरुआती दौर में बता दिया, जब क्लास शुरू हुई थी मैं बता दिया है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। ओके, आंसर क्या आएगा बेटा? हेस्ट संज्ञानात्मक अधिगम नहीं होता, ये गामक अधिगम होता है। संज्ञानात्मक अधिगम होता है जहां मानसिक क्रियाएं होती हैं, ठीक है। तो ये ए ऑप्शन गलत है, संज्ञानात्मक अधिगम का उदाहरण नहीं है। बी कारण सही है, ए गलत है परंतु आर